बकरे ने बताया कि स्त्री पुरुष के प्राणों की दुश्मन कब कब बन जाती है। तो दर्शक बंधु, ये महत्वपूर्ण कहानी और ये जानकारी जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए। किसी जंगल में एक स्थान पर एक बकरा और एक बकरी रहती थी, और ये वही बकरा बकरी थे जिन्होंने एक राजा को मरने से बचाया था। ये कहानी आपने पहले सुनी होगी कि एक राजा अपनी स्त्री के कहने पर उसे गुप्त भेद बताने के लिए जा रहा था। उसे किसी साधु का वरदान था कि वो अगर अपना गुप्त भेद किसी को बताएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। राजा की रानी ने जब उससे जिद की तब वो अपनी स्त्री को गुप्त भेद बताने के लिए चलने लगा। तब रास्ते में एक नदी के किनारे एक बकरा और एक बकरी मिले थे, जिन्होंने अपनी क्रिया से राजा को एक उपदेश दिया था, जिसके कारण उस राजा की जान बच सकी। वही दोनों बकरा और बकरी जंगल में टहल रहे थे। बकरी ने बकरे से पूछा, स्वामी, मैं खुद एक स्त्री हूं और मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी समाज की भलाई के लिए मैं आपसे पूछ रही हूं। पुरुष को स्त्री से किन किन स्थानों पर बहुत ही अधिक सावधान रहना चाहिए, वरना स्त्री उसके प्राणों की दुश्मन बन सकती है। या फिर यूं कहिए कि स्त्री पुरुष के प्राणों की दुश्मन किन किन स्थानों पर बन जाती है। तब बकरा कहता है, हे भद्रे, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि स्त्री कितनी स्वार्थी और निर्दयी होती है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तब बकरी कहती है, स्वामी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। स्त्रियां तो बहुत भोली और बहुत ममतावान होती हैं और हमेशा पुरुषों की सेवा में तत्पर रहने वाली होती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो निर्दयी और स्वार्थी होती हैं? तब बकरा कहता है कि प्रिय, हर एक स्त्री एक जैसी नहीं होती। यही तो समझने वाली बात है कि स्त्री पुरुष को धोखा कहां पर देती है और पुरुष उनसे कैसे बच सकता है। स्त्री पुरुष की दुश्मन कब बन जाती है, चाहे वो स्त्री उस पुरुष की कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में एक राजा का लड़का था, एक मंत्री का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों दोस्तों में बड़ी ही गहरी यारी थी। वे हर समय साथ साथ रहते थे, साथ साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी और हमेशा साथ साथ बैठकर ही खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना होता था और साथ साथ ही बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजा का लड़का अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएंगे। तब अपने दोस्त की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, हाँ भाई, हम कब मना करते हैं, लेकिन एक बात है, यदि तुम अपनी ससुराल में पहुंच गए और अपनी ससुराल में जाकर अपने ससुर के महल में आराम से जाकर सो गए तो उस समय हम कहां जाएंगे। तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए चले आएंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और मंत्री का लड़का, दोनों सहमत हो जाते हैं। मंत्री का लड़का जो था बहुत ही चालाक और चतुर था। जब दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने मित्र के साथ उसके ससुराल को चल देते हैं। मित्रों, चलते चलते 3 दिन रास्ते में गुजर जाते हैं और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। उस नगर के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, तुम जाकर के कोई यहां सराय देख लो और आज की रात तुम सराय में काट लेना। मैं अपनी ससुराल जाता हूं
और सुबह मैं तुमसे मिलने जल्दी आ जाऊंगा। दोस्तों, उधर बकरा कहता है, हे भद्रे, राजकुमार इतना कहने के बाद अपनी ससुराल के लिए चला जाता है और इधर वो साहूकार का लड़का और मंत्री का लड़का सराय में ठहरने के लिए निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब वे समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां खाने पीने की भी व्यवस्था ठीक ठाक है और ठहरने की भी। सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माई, हमें सराय में आज की रात व्यतीत करनी है, सुबह हम यहां से चले जाएंगे, हमारे लिए सराय में जगह दे दो जिससे कि हम रात काट सके। दोनों दोस्तों की बात सुनकर के बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, रुकने को आप कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप मत रुकना। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, हे माता, यहां ऐसी क्या बात है? तब वो बुढ़िया कहती है, मेरे बेटो, अगर यहां आप रुकोगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे, निश्चित ही सुबह तक आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़का और मंत्री के लड़कों को समझा रही थी। मित्रों, उसी समय पर तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो वो एकदम से उस पर मोहित हो जाता है। वो उसके साथ में रुकने के लिए वही तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, इसी सुंदर स्त्री के साथ हमें आज की रात गुजारनी है। इस प्रकार से मित्रों, साहूकार का लड़का उसी सराय में ठहरने के लिए राजी हो जाता है। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तब वो अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, तुम आगे जाकर के कहीं ठहर जाना, मुझे तो अब इसी घर में ठहरना है। साहूकार का लड़का वहीं रुकने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए घर के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त मंत्री का बेटा आगे के लिए बढ़ जाता है। रात हो चुकी थी और सोने का वक्त भी कुछ समय होने वाला था। इधर बकरा अपनी बकरी से कहता है कि वो साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर जब चला गया, लेकिन वो मंत्री का लड़का बाहर ही रह जाता है, जो बड़ा ही चालाक और चतुर था। मंत्री का लड़का उसे बहुत समझाता रहा लेकिन वो नहीं माना। तब दोस्तों, मंत्री का लड़का जो था वो उस बुढ़िया के पास फिर से जाता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा था कि सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? मेरा एक दोस्त एक सुंदर स्त्री के चक्कर में इस सराय में ठहर गया है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह आपको कहीं मरा हुआ ना मिले। तब मंत्री का बेटा कहता है, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। हे माई, मुझे स्पष्ट बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस सुंदर स्त्री के ऊपर वो रीझ गया है, जिसके साथ में वो अंदर गया है, वह सुंदर युवती एक वेश्या है और एक नागिन रात में उसके पेट से निकलती है और जिसके साथ वो रात बिताती है उसी को डस लेती है। इसलिए हमको डर है क्योंकि जो भी वहां गया है वो जिंदा लौटकर नहीं आया है। कि मंत्री का लड़का यह सुनकर के घबरा जाता है और कहने लगा, बूढ़ी माई, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं, अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी वो तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। मित्रों, मंत्री का बेटा बड़ा चालाक था। वो एकदम से तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए।
मित्रों, वो बुढ़िया मंत्री के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है। और जिस घर में उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वेश्या के साथ में सो रहा था, वहीं पास में एक कोने में जाकर वो खड़ा हो जाता है और आधी रात का इंतजार करने लगता है कि कब वो नागिन उसके पेट से बाहर निकलेगी और उसको डसेगी। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वो सुंदर युवती के पेट से एक काली नागिन निकलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने के लिए होती है, उसी समय मंत्री का बेटा अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस नागिन को मारते ही वो सुंदर युवती भी मर जाती है। लेकिन यह बात साहूकार के बेटे को नहीं पता थी। इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रखकर एक चादर से छिपा दिया। तब बकरा कहता है कि वो मंत्री का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है। और जब बाहर निकल कर आया तो उसने क्या देखा। रात का समय था। एक सुंदर स्त्री जो बहुत सुंदर थी और वो जंगल की तरफ चली जा रही थी। उसने देखा और विचार किया कि ये सुंदर स्त्री इतनी रात में जंगल की ओर क्यों जा रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये कहां जा रही है। तब वो मंत्री का लड़का, जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने उस नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे लग जाता है। मंत्री का लड़का सोचता जा रहा था कि देखें ये कहां जाएगी। मित्रों, वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच जाती है और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा मंत्री का बेटा दूर से देख रहा था। जब उसके जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद में वो स्त्री हाथ जोड़कर के कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु बोला, वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है कि मेरे पति आज मुझे बुलाने आए हैं और आज रात वो हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु कहता है, रोजाना तो हमारे पास तुम आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो स्त्री कहती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। तुम मुझे माफ कर देना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, उस स्त्री के मुख से ये बात सुनकर के वो साधु को बहुत क्रोध आ जाता है और साधु जो था वो गुस्से में उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है और वो पीड़ा से चिल्ला उठती है। लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा को सहन करती हुई, चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर मित्रों, मंत्री का बेटा वो सारी बातें सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। मंत्री के बेटे को भी बहुत गुस्सा आता है और उसने गुस्से में आकर के उस साधु चांडाल को मार दिया। उसको मारने के बाद वो वहां से तुरंत चल देता है और आगे चलकर के एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिपकर बैठ जाता है। वो सोचता है, हे प्रभु, इस दुनिया में जाने क्या क्या हो रहा है। मित्रों, अब इधर जो मंत्री का बेटा था वो मंदिर के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उसने देखा कि वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर के कहते हैं, हे देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर आज हमारे हाथ कोई अच्छी चीज लग जाए और हम ना पकड़े जाएं तो कल हम तुम्हारे पास राजा की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वे चोर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। मित्रों, अंदर तो मंत्री का बेटा बैठा हुआ था, वो उन चोरों की बात सुन रहा था। जब उसने चोरों की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहता है, ये क्या, सुबह यहां भी कोई हत्या होने वाली है? हे प्रभु, ये क्या क्या हो रहा है? मंत्री का बेटा विचार करता है
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर के वो मंदिर में बैठा रहता है। इधर दोस्तों, वह स्त्री जो थी जिसकी नाक उस साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंचती है। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। शर्म के मारे हमें मरना पड़ेगा, क्यों ना हम ये दोष अपने पति पर लगा दें, तो मैं कलंकित होने से बच जाऊंगी। क्यों ना मैं ये कह दूं कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। दर्शक बंधु, वही हुआ। सवेरा होने वाला था। जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली है। उस स्त्री का रुदन सुनकर उसके घर वाले जाग जाते हैं। वे एकदम से भागकर उसके पास आते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक कटी हुई है, तो वे एकदम से उसके पति को बंदी बना लेते हैं। यानी कि वो राजा का जो लड़का था, उसको वे बंदी बना लेते हैं और उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर देते हैं। अगले दिन राजा ने जब उसकी करतूत जानी तो उसे कारागार में डाल दिया। इधर मित्रों, उसी रात क्या होता है, जब पूरा दिन व्यतीत हो गया तो जो वो मंत्री का बेटा था, उसने पूरा दिन इधर उधर काट लिया और जब रात हो गई तब वो उसी मंदिर में जाकर के छिपकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वे चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। मित्रों, जब रात हो जाती है तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के वो छिपकर बैठ जाता है। इधर आधी रात वो चोर आते हैं और राजा की लड़की को पकड़ कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी मां, तुमने हमारी बात सुन ली। हमें चोरी में बहुत ही मोटा माल हाथ लगा है और हम पकड़े भी नहीं गए। आज हम बहुत मालदार बन गए हैं। इस प्रकार वे कुछ देर बातें करते, फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले आ और देवी मां के सामने उसका सिर काट देते हैं, हमें उसकी बलि चढ़ानी है। मित्रों, उन चोरों में से एक चोर जो था, वो राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में लाता है, जहां देवी मां की मूर्ति थी, और उस लड़की का सर काटने के लिए जैसे ही वो चोर आता है, तो अंदर मंत्री का जो लड़का बैठा हुआ था, वो चोर उस लड़की का सर नहीं काट पाया। उससे पहले ही मंत्री के बेटे ने उस चोर का सर धड़ से अलग कर दिया। वहां जितने भी चोर थे, मंत्री का बेटा उन सबको मार देता है। इस प्रकार से बंधु एक एक करके वे सब मारे जाते हैं। इस प्रकार मंत्री के बेटे ने उस राजा की लड़की की रक्षा की। तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो मंत्री का बेटा राजा की लड़की से कहता है कि चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी, वो उस मंत्री के बेटे के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो मंत्री के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो राजा के घर तक पहुंच जाते हैं और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो मंत्री के लड़के ने मना कर दिया कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं या तुम्हारे साथ कोई अनुचित कार्य करूं। मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। राजा की लड़की को मंत्री के बेटे की यह बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो उस समय काम के वशीभूत थी और उस समय मंत्री के बेटे ने उसकी काम इच्छा को तृप्त करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। मंत्री का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तुमसे यह अनुचित कार्य नहीं करूंगा।
मित्रों, तब राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाने लगती है और कहती है, बचाओ, हमको ये आदमी पकड़ कर ले जा रहा है, ये हमारी इज्जत लूटना चाहता है। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस मंत्री के बेटे को पकड़ लिया और उसे भी राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसीलिए हमने उसे बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो आपकी लड़की की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करता। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद में राजा क्रोध में आग बबूला हो जाता है। उसने पकड़ करके उस मंत्री के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके पहले से दोनों दोस्त मौजूद थे। साहूकार के लड़का को सराय वालों ने पकड़वा दिया था, क्योंकि वो रात में वेश्या के साथ सोया था और वो वेश्या सुबह होने पर मृत पाई गई। और इस प्रकार से तीनों दोस्त जेल के अंदर जाकर मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठकर बातें करते हैं। अगला दिन होता है और वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़कर जेल में बंद करवा दिया था। जब उन्हें सजा सुनाने के लिए राजा अपने दरबार में बुलाता है तो राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने जो साहूकार का लड़का था, जिसने वेश्या का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, तू कहां का रहने वाला है? तब वो लड़का कहता है, मैं साहूकार का बेटा हूं और दूसरे शहर से आया हूं। राजा कहने लगा, बता, तूने उस वेश्या का वध क्यों किया, क्यों उसे मारा? तब साहूकार का लड़का कोई जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि उस वेश्या को किसने मारा है। राजा ने फिर पूछा, फिर भी वो चुप रहा। मित्रों, इस प्रकार से वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो मंत्री का बेटा था वो कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। इस घटना के बारे में इसे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि इसने वेश्या का वध नहीं किया है। वेश्या का वध तो मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो तू बता, तूने उस वेश्या को क्यों मारा? तब वो मंत्री का बेटा कहता है, महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इस सराय में रुकने के लिए गए थे। हम एक रात यहां गुजारना चाहते थे और एक बूढ़ी मां ने हमें मना भी किया था कि तुम इस सराय में मत ठहरो, क्योंकि जो यहां रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता है। लेकिन ये दोस्त हमारा नहीं माना और इसने उस सुंदर वेश्या को देखा तो ये उस पर लट्टू हो गया और उसके साथ रात गुजारने के लिए अंदर चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि उस सुंदर स्त्री के पेट से आधी रात के समय एक नागिन निकलती है, जो अपने साथ में सोने वाले के लिए डस लेती है। तो मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उस घर में पहुंच गया, छुपकर खड़ा हो जाता हूं। आधी रात के समय वो जब उसके पेट से नागिन निकलती है तो मैंने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करके पलंग के नीचे एक चटाई से दबा दिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए, जिस स्थान पर पलंग पड़ा है उसके नीचे एक चटाई है और उस चटाई के नीचे वो सर्प मरा हुआ पड़ा है। दोस्तों, राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जाकर के वहां देखा तो वही मरी हुई नागिन चटाई के नीचे मिली और आकर के सारी बात राजा को बता दी। दोस्तों, ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और एक निर्दोष आदमी को मरने से बचाया है। यह अपराध सजा के योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। इस प्रकार से राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार यानी कि राजा के लड़के को पूछता है, उसको बुलाता है और पूछता है कि तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था कि नाक किसने काटी है। वो बेचारा भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा से पूछा कि बोलता क्यों नहीं?
तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? दोस्तों, तब मंत्री का लड़का हाथ जोड़कर के फिर कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता पर बोलना पड़ रहा है। इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। राजा ने पूछा कि इसने नहीं काटी तो किसने काटी? तब वो मंत्री का बेटा सारा वृत्तांत सुनाता है कि इसकी स्त्री एक साधु से प्रेम करती थी, रात में साधु से मिलने के लिए जाती थी। कल रात जब वो साधु से मिलने जा रही थी तो मैं उस सराय से निकलकर दूसरी जगह ठहरने के लिए जा रहा था, तो मैंने रास्ते में उस स्त्री को जाते हुए देखा। मैंने उसका पीछा किया और मैं पीछे पीछे चलता चला गया। यह स्त्री उस साधु के पास पहुंचती है और इसने उस साधु से कहा कि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा पति आज मुझे बुलाने आया है। यह सुनकर के उस साधु ने उस औरत की नाक काट ली और इसने आकर के वो दोष अपने पति पर मढ़ दिया। गलत तो इसने किया है, दोषी तो वो स्त्री है। राजा बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब वो मंत्री का लड़का कहता है, महाराज विश्वास नहीं होता तो आप अपने सैनिकों को भेजकर उस साधु की कुटिया पर जाकर देख लीजिए। जिस साधु का मैंने वध किया है वहां इसकी स्त्री की कटी हुई नाक भी मिलेगी। मित्रों, राजा के सैनिक उस आश्रम पर जाते हैं और साधु को देखते हैं तो उन्होंने देखा कि साधु भी मरा पड़ा था और उस स्त्री की कटी हुई नाक साधु के मुंह में फंसी थी। इस प्रकार से जब सच्चाई का पता लग जाता है तो राजा उसको भी छोड़ देता है। इधर वो बकरा कहता है, हे प्रिय, अब बारी थी उसी मंत्री के बेटे की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई थी। राजा उस मंत्री के बेटे से कहता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़कर कहां ले जाना चाहता था? इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? तब वो मंत्री का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की जो है यही गलत है, इसी ने मुझे फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसे पकड़कर ले गए थे और मैं उस साधु के आश्रम से लौटकर आकर उसी मंदिर में छुपा हुआ था। मेरे हाथ में तलवार थी। आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर अंदर जाते हैं तो उससे पहले ही मैंने उन चोरों का काम तमाम कर दिया। वहां जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी इस समय मंदिर में पड़े हुए हैं। अगर विश्वास ना हो तो अपने सिपाहियों को भेज करके ये देख लीजिए कि वहां चोर मरे पड़े हैं या नहीं। मित्रों, राजा के कहने पर सैनिक जाते हैं और मंदिर के पास जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी थी। सैनिकों ने आकर राजा को सारी बात बताई। महाराज, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसी ने की है। इसने इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं किया और ना ही आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो मंत्री का लड़का कहता है, राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके चोरों से बचा करके जब मैं आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की मुझ पर आसक्त हो गई और वो मुझसे अनुचित प्रस्ताव रखने लगी। वो काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है वो मेरी बहन है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैंने उससे उसके साथ में गलत काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। मित्रों, मंत्री के बेटे की बात सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने मंत्री के लड़के को आजाद कर दिया और उससे माफी मांगी कि जाओ बेटा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो मंत्री का लड़का अपने दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है।
तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। अब वो बकरा कहता है, हे भद्रे, इस कहानी को सुनकर मुझे पता चलता है कि स्त्रियां बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी बन जाती हैं। जब भी काम के वशीभूत होती हैं या किसी अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करना चाहती हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। मित्रों, बकरे की बात सुनकर बकरी चुप हो जाती है। बकरा कहता है, हे प्रिय, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियों से ना कभी विवाह करना चाहिए, ना कभी उनके साथ समय बिताना चाहिए। पहली तो वो है जो पति होकर के और पर पुरुष से प्रेम करे, पति के रहते छुप छुप कर उससे मिलने जाए, अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए और उसके साथ गलत संबंध बनाए। ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए, अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वो मददगार को ही झूठा फंसा दे, उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे, उसे जान से मारने की कोशिश करे, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का कोई पता नहीं होता कि किस समय तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। मित्रों, ऐसी स्त्रियों से प्रेम करना मतलब कांटों की सैया पर सोने के बराबर होता है। अगर ऐसी स्त्रियों से सावधान रहोगे तो जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।